भिवानी परिवार, संस्कार भारती और चेतना के इस सामूहिक प्रयास को मैं नमन करता हूं और मैं भाई राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसको कार्यक्रम को गठित किया, संगठित किया। और आज के जो संचालन में देख रहे हैं सचिन जी या जो भी टीम देख रही है उन सबको भी नमन करता हूं। और उसके बाद उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो सुबह सुबह अपना समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर पधारे हैं। बेशक फिजिकली हम आपस में एक दूसरे को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये समय की डिमांड है, ये समय चाहता है कि हम इसी तरीके से आगे मिलेंगे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। और अगर जब परिवर्तन होगा तो परिवर्तन के हिसाब से हमें बदलना ही होगा। हम नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो एक बार सबको हाथ जोड़कर करबद्ध प्रणाम, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जो राजेश जी ने समय निर्धारित किया है तो उस समय के हिसाब से हम काम करेंगे। और आज का जो विषय है वो विषय है टाइम कैन नॉट बी मैनेज। इसका एक मैंने ऑडियो क्लिप कुछ 10 सेकंड का कल राजेश भाई को भेजा था, आप सब लोगों को मिला होगा, आपने सुना होगा। तो एक बार वैसे सरस्वती वंदना हम कर चुके हैं। मैं एक वैदिक परिवार से आता हूं और जब कहीं हम कुछ सुनने आते हैं तो वहां पर ये मानते हैं कि हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। आज की तारीख में 5 साल का बच्चा भी किसी की बात नहीं सुनता, और आप सब लोग इतने सीनियर लोग हैं, एक सब लोग पहुंचे हुए लोग हैं, जिंदगी में काफी उपलब्धियां की हैं, उसके बावजूद भी आप सुनने के लिए उपलब्ध हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, धन्यवाद की, आभार की बात है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार मैं ओम का उच्चारण पहले करके दिखाऊंगा कि हम कैसे करेंगे, और फिर 3 बार सभी लोग करेंगे। और जब 3 बार सब लोग करेंगे तो मैं सचिन जी को अनुरोध करूंगा कि वो बेशक सबके माइक ऑन कर दें, क्योंकि जब ये ध्वनि पूरे विश्व में, संसार में जाएगी, परिवारों में जाएगी, तो ये एक विशेष काम करेगी। क्योंकि अक्सर जब हम ओम बोलते हैं तो ओ तो बोलते हैं पूरा, लेकिन माँ पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हम सांस रोकेंगे, ओ बोलेंगे, और जो लगता है कि अब नहीं रोक पा रहे हैं, तो माँ पर भी उतना ही ध्यान देंगे। और जब माँ से जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि आपको संसार में आपकी डिवाइन पावर से, आपकी अलौकिक शक्तियों से आपको जोड़ती है। तो एक बार मैं पहले करके दिखाऊंगा और फिर हम सब लोग मिलके करेंगे। तो पहले मैं करके दिखा रहा हूं आपको। अब सब लोग ऐसे ही सांस रोकेंगे, सांस रोक के फिर ओ से शुरू करेंगे, और जब आपको लगता है कि मैं नहीं रोक पा रहा हूं तो फिर आप माँ पे उतना बचा हुआ समय लगाएंगे। सब लोग शुरू करेंगे। माइक बंद कर दीजिए सबके। इसका नाम रखा है जूम पर चाय चर्चा। और मैंने कल अपनी क्लिप में सबको ये कमिट किया था कि मैं आपको एक ऐसी वर्चुअल चाय पिलाऊंगा जो आपने आज तक कभी नहीं पी होगी। तो आप तैयार हो जाइए इस वर्चुअल चाय को पीने के लिए। अनुरोध सिर्फ इतना है कि सब लोग कमर सीधी करके बैठें, मतलब सोफे के साथ, कुर्सी के साथ कमर ना लगा के बैठें, तो आपको चाय का ज्यादा आनंद आएगा। तो सब लोग कमर सीधी कर लें और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरी चाय पीने की जो भी प्रक्रिया रहेगी, आंखें बंद रखेंगे। क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं, जैसे अगर भक्ति करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं स्वतः ही, जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, और जब प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तब भी आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। आप सोच के देखिए। तो कमर सीधी करके एक बार सब लोग ईमानदारी से आंखें बंद करेंगे और इस चाय का पूरा आनंद लेंगे।
So please close your eyes, be with your breath. आंखें ईमानदारी से बंद कर लें। ये आपके चरित्र को और आपकी मन, वचन और कर्म की एक रूपता को दर्शाती हैं। अगर आप खोल के रखेंगे तो यह आपका अपना चरित्र है। आंखें सब बंद करने के बाद अपने सांस पर ध्यान दें, अपने सांस को सुने, अपने सांस को महसूस करें। जस्ट बी विद योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रेथ, लेट योर थॉट्स कम एंड गो। अपने विचारों को स्वतः ही आने और जाने दें, और जब भी कोई विचार आए तो केवल अपने सांस पर ध्यान दें। अपनी मानसिक आंखों से ऐसा महसूस करें कि आप पिंक कलर की ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। यू आर इनहेलिंग पिंक ऑक्सीजन। पिंक कलर इज a sign of love, joy and happiness. You are inhaling love, joy and happiness. अपनी मानसिक आंखों से ऐसा महसूस करें कि ये पूरा प्यार, ये पूरा हर्ष आपके पूरे शरीर की हड्डियों में, आपके खून के दौरे में घुल रहा है और आप पूरी तरह से आनंदित महसूस कर रहे हैं। आप अपनी मानसिक आंखों से ऐसा महसूस करें कि आप एक हिमालय के सामने रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं और अपनी रिसोर्ट की बालकोनी में सेकंड फ्लोर पर बैठे हुए हैं। सामने सूर्य निकल रहा है, सफेद बर्फ से ढका हुआ हिमालय आपको दिख रहा है और आप उगते हुए सूर्य का आनंद ले रहे हैं। शीतल हवा चल रही है जो आपके चेहरे पर लग रही है और आप उसका भी आनंद ले रहे हैं। तभी आपको कहीं से एक बहुत तीव्र गंध आती है, बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, जो आसाम की ताजा टूटी हुई पत्तियों की चाय की सुगंध है। आप उस सुगंध को महसूस करें कि ताजा आसाम की पत्तियों से बनी हुई चाय की खुशबू आपके नाक में जा रही है और आप उस चाय के बारे में सोचकर ही आनंदित हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं काश कि ये चाय हम पी पाते। और ऐसा आप सोच ही रहे थे कि आपके रिसोर्ट से एक व्यक्ति, एक वेटर हाथ में एक ट्रे लिए आपके सामने उपस्थित होता है और उसमें जो चाय की सुगंध थी, वो चाय की सुगंध बढ़ती हुई चाय भी साक्षात आपके सामने है। आपके सामने सफेद प्लेट्स जिन पर गोल्डन लाइनिंग है, सफेद कप जिन पर गोल्डन लाइनिंग है, सफेद केटली जिस पर गोल्डन लाइनिंग है, उस केटली से चाय सर्व की जा रही है। आपके सफेद प्लेट में रखे हुए सफेद कप पर, सफेद केटली से जिस पर सब पर गोल्डन लाइंस हैं, आप चाय को उंडेलते हुए देख रहे हैं, खुशबू का एहसास कर रहे हैं। आपने कप को उठाया और जो पहली घूंट आपने ली तो अब तो सुगंध और स्वाद दोनों का ही आनंद ले रहे हैं। आपके सामने ओट के बिस्किट भी रखे हुए हैं, लेकिन आप फिर भी केवल चाय का ही आनंद ले रहे हैं और आप चाय पीते जा रहे हैं और आनंदित भी हो रहे हैं। आप कभी इस मौसम का आनंद ले रहे हैं, कभी सफेद बर्फ का आनंद ले रहे हैं और कभी सफेद कप में उस शुद्ध आसाम की ताजा पत्तियों की टूटी हुई चाय का आनंद ले रहे हैं। और अब देख रहे हैं कि अचानक कप में चाय खत्म हो गई है और कप के नीचे का हिस्सा आपको दिखा रहा है जहां पर चाय नहीं है, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट हैं और आपने कप को धीरे से प्लेट में रख दिया है और आपने इस समय भगवान का शुक्रिया किया कि भगवान आज तो मैं कुछ और भी मांगता तो मुझे मिल जाता, क्योंकि मैंने चाय मांगी तो चाय मिल गई मुझे। आप अपनी सांस पर ध्यान रखें, बी विद योर ब्रेथ, कीप योर आईज क्लोज्ड, अपनी आंखों को बंद रखें। आंखों को बंद रखे रखे आप दोनों हाथों को उठाकर हथेलियों को रगड़ेंगे। आंखों को बंद रखे रखे दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे और इतना रगड़ेंगे कि हथेलियां गर्म हो जाएं, अच्छे से गर्म हो जाएं। हथेलियों को थोड़ा तेजी से रगड़िए और इन गर्म हथेलियों को बंद आंखों पर रखें। गर्म हथेलियों को बंद आंखों पर रखें
और इस ऊर्जा को जो आपने अपने लिए बनाई है महसूस करें पूरे शरीर में। 10 सेकंड तक इन गर्म हथेलियों को बंद आंखों पर रखें, पूरे शरीर में इस चाय की ताजगी और ऊर्जा को महसूस करें और आप अपनी सुविधा के हिसाब से धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं और हाथ नीचे ला सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं मुझे उम्मीद है, मैं कह रहा हूं पूरा विश्वास है कि आपने इस चाय का पूरा आनंद लिया होगा, आपने इस गाइडेड मेडिटेशन का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपने सच में इस चाय का आनंद लिया और ले पाए, महसूस कर पाए, तो जिनको महसूस हुआ केवल वही चैट बॉक्स में लिखें यस। मुझे भी आपकी एनर्जी का आनंद मिलते रहना चाहिए। जिनको सच में एहसास हुआ कि हाँ हम चाय का आनंद ले पाए, मेडिटेशन का आनंद ले पाए, आप सफेद बर्फ का आनंद ले पाए, तो चैट बॉक्स में लिखें यस। तो काफी सारे लोग यस लिख रहे हैं। दिनेश जी, मुकेश जी, जितेंद्र जी, महेंद्र जी, राजकुमार जी, झा साहब, पटनायक साहब, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आपने इसको महसूस किया और आपने चैट बॉक्स, क्योंकि आपके लिखने से मुझे भी आभास होता है कि मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं, उत्तेजित लोगों से बात कर रहा हूं और वो सच में इस सुबह का और इस चाय का आनंद ले रहे हैं। सो धन्यवाद। आगे चलते हैं। ये जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये कोई कोचिंग नहीं है। जो कुछ मेरा अपना अनुभव है, जो कुछ मेरी जागरूकता है, वो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और आप सबका धन्यवाद कि आप इस जागरूकता को, इस अनुभव को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, आए हुए हैं। सुबह के 8 बजे इतनी जल्दी उठ के आना और इस तरह एकत्रित होना और सुनना, ये बहुत गजब की बात है। ये केवल एक संस्कृति के लोग ही कर सकते हैं। कुछ जागरूक लोग जो सच में हमेशा सीखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज हम जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं और अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि वो पढ़ाई थी, जबकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था दैट वाज ए प्रोसेस टू लर्न हाउ टू लर्न। वो सिर्फ एक तरीका था सीखने का कि हम जिंदगी में कैसे सीखेंगे। एक्चुअली पढ़ाई तो अभी चाहिए होती है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट बदल जाते हैं। उस समय सब्जेक्ट फिक्स रहते हैं, इस समय सब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से चुनने होते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की जरूरत है, तो उस सब्जेक्ट पे आप सीख सकते हैं। तो मैं अपना अनुभव आपके साथ बांटूंगा। मैं अक्सर अब आत्मचिंतन के लिए महीने में या 2 महीने में एक बार कम से कम पहाड़ों में, जंगलों में, गाँव में जाकर रहता हूँ, अपने आत्मचिंतन के लिए, अपने आप से बात करने के लिए। क्योंकि हमारे समाज का, हमारे शास्त्रों का एक मुख्य हिस्सा रहा है आत्मचिंतन, जो कि हमने छोड़ दिया है। तो हमने चिंता करनी शुरू कर दी है, हमने चिंतन और मनन बंद कर दिया है। लेकिन मैं इस पे बहुत काम करता हूँ, मतलब महीने में या 2 महीने में एक बार, एक हफ्ते के लिए जाकर वहां रहता हूँ। तो मैं लोगों को देखता हूँ वो कितने आराम से रहते हैं, कोई ना जल्दी है ना कोई चिंता है। अगर वो घर से बाहर निकल रहे थे और कोई आ गया तो उन्हें जाने की जल्दी नहीं है, वो कहेंगे आइए, बड़ी अच्छी बात है, आप आइए, चाय पीते हैं, गपशप मारते हैं, बातचीत करते हैं। उन्हें कोई जल्दी नहीं है, पूरी मुस्कुराहट के साथ, बिना किसी चिंता के, बिना किसी जल्दी के लोगों से मिलते हैं और जुलते हैं। और ये जो स्माइल है ना, ये बड़े काम की चीज है। मैं एक पुस्तक लिखने का प्लान कर रहा हूँ, मैजिक ऑफ लिप्स। मतलब मैजिक ऑफ लिप्स में बताऊंगा कि होठ क्या क्या कमाल कर सकते हैं। तो आप सोचिए आपके होठ क्या क्या कमाल करते हैं, तो उन सब में मैं बताऊंगा उस किताब में कि होठ क्या क्या मैजिक कर सकते हैं। और उसमें एक कमाल स्माइल भी है जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। अगर सब लोग जहां बैठे हैं एक बार बिना कारण अगर मुस्कुरा दें तो ये आपकी ईमानदारी से आपको भी अच्छा लगेगा। आप जिस भी जेंडर में हैं, जिस भी एज ग्रुप में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल भी गंभीर ना रहें। एक बार सब लोग, मतलब दांत ना दिखें कोई बात नहीं, लेकिन होठों को एहसास होना चाहिए। और काफी लोगों को शायद मैं नहीं देख पा रहा हूँ और काफी लोगों को देख पा रहा हूँ, लेकिन राजेश जी और सचिन जी सब लोगों को देख पा रहे होंगे, तो वो एहसास करें इस बात का कि सच में लोगों ने मुस्कुराहट दी। और आपकी मुस्कुराहट देखिए, जब भी आप मुस्कुराते हैं तो आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा आ जाती है। उसका एक उदाहरण देता हूं। आपका मूड कितना भी खराब हो, कितने भी गुस्से में हो, जैसे आप समझो गुस्से में जा रहे हैं और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपकी बाजू की सीट पर एक व्यक्ति बैठा है जिससे आप गुस्से में हैं और काफी उससे बातचीत भी हो रही है गुस्से में। लेकिन जब रेड लाइट पर खड़े हैं और अचानक एक राइट साइड पर गाड़ी खड़ी है, उसमें एक छोटा बच्चा जो खिड़की के साथ बैठा है और आपकी तरफ ऐसे हाथ हिलाता है, उसे नहीं पता आप कौन है और वो मुस्कुराता है, तो बरबस ही आप मुस्कुरा उठते हैं।
क्योंकि आपकी ये प्रकृति है, ये बचपना, ये मुस्कुराहट जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं। हमें आदत है सीरियस रहने की, हमने सीखा है सीरियस रहना, लेकिन कभी कभी मुस्कुराने में कुछ नहीं जाता। देखिए जैसे ही आप मुस्कुराए हैं सब लोग, आप अंदर से कहीं ना कहीं हल्के हो गए होंगे कि चलो सुबह सुबह थोड़ा मुस्कुराए। वजह कोई भी नहीं है, राकेश जी ने बोला इसलिए मुस्कुराए। आपका होमवर्क समझ लीजिए, असाइनमेंट समझ लीजिए। तो कभी कभी जैसे बाबा रामदेव वो हंसाते हैं तो वो कृत्रिम हंसी होती है, और वो कई प्रकार की हंसी हंसवाते हैं योगा में। तो मैं लेकिन आपको कारण से हंसवा रहा हूँ कि आप हंसेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने देखा गांव में लोग अपना खुश रहते हैं, कोई चिंता नहीं है, आराम से मस्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम शहर में आते हैं तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है चिंताओं की, सीरियस रहने की, और हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं। हम अपनी वो चीजें भूल जाते हैं कि हम पावरफुल्ली कैसे रह सकते हैं। सो ये आपने अनुभव किया कि हम बिना कारण मुस्कुरा सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। अब इस कोरोना ने जो आपको सिखाया, कोरोना ने जो आपको दिया, तो इसमें काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जिससे हम परेशान हुए, लेकिन कोरोना ने काफी कुछ आपको सिखाया भी है। वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप व्हाट्सएप में पढ़ते भी हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन कोरोना ने जो सिखाया उसे भूलना मत, क्योंकि हमारे देश में हमें भूलने की बहुत आदत है। मतलब हमारे साथ कुछ भी हो जाए, चाहे टेरर अटैक हो, चाहे रेप हो, हम बस थोड़े दिन उसमें उदास रहते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, मार्च पास करते हैं, कुछ पिटीशन डालते हैं, और उसके बाद अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं। हम उसको भूल जाते हैं। हमें कोरोना ने क्या क्या सिखाया, जैसे बिना यूरोप जाए भी आप वैकेशन अपने घर पे मना सकते हैं और अच्छा खाना खा सकते हैं उस वैकेशन के अंदर, अपना मनपसंद। शायद कहीं होटल में यूरोप में जाके आपको आपके मन जैसा खाना ना मिले, लेकिन इस बार जो आपने वैकेशन मनाई, जो छुट्टियां मनाई, आपने उन सब लोगों के साथ मनाई जिन लोगों के साथ शायद सबके साथ नहीं जा पाते। कई बार माता पिता को साथ नहीं ले जा पाते, इस बार माता पिता के साथ भी थे। आपने रामायण भी देखा, आपने महाभारत भी देखा, खाना अपने मन का खाया, कपड़े अपने हिसाब से पहने, और आपने पूरी वैकेशन का आनंद लिया। आपने ये भी सीखा कोरोना में कि औरतें ही नहीं, आदमी भी अच्छा खासा काम कर लेते हैं, चाहे वो किचन हो या काम का कोई भी हिस्सा हो। तो कोरोना ने ये भी बताया कि आप ये भी कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो आप सीख सकते हैं। उसके बाद आप बिना जंक फूड के, बिना पार्लर जाए, बिना किटी पार्टी के भी आराम से जीवन जी सकते हैं। इनकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी जिंदगी में। इसके अलावा आपको ये भी पता लगा कि आप अक्सर ये सोचते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो बहुत खुश हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, तो वो घुटने पे आ गए। आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, ये काफी बार आया था। बहुत नाज था देशों कर, बहुत नाज था देशों को अपने परमाणु पर, और पूरी कायनात अपने घुटनों पर आ गई एक विषाणु पर। तो ये राजेश भाई कवि हैं, ये सब लिखते रहते हैं, तो मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही आपको लगा कि चाइना बहुत डेवलप्ड कंट्री है, तो चाइना कितना डेवलप्ड है, कितना रिलायबल है, ये भी आपने देख लिया। और ये लिस्ट बहुत लंबी है जो आप कोरोना से सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो हर चीज से सीख सकते हैं, और नहीं सीखना चाहें तो किसी से भी नहीं सीख सकते। आपकी जिंदगी में दो चीजें होती हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे अमिताभ बच्चन केबीसी में कहते हैं ना कि अब सवाल थोड़े सख्त होते जाएंगे, अब थोड़ी मैं सीरियस बातें भी करूंगा मजाक के साथ साथ। तो जिंदगी में दो चीजें हैं, अगर आप ये दो चीजें समझ लें तो आप अच्छा कमा पाएंगे। यू वुड बी एबल टू अर्न, यू वुड बी एबल टू यूज एंड सेव जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, एनर्जी, टाइम, मनी, आई कॉल इट ETM। मैं जितने भी व्यवसायियों को पढ़ाता हूं, उनकी टीम्स को पढ़ाता हूं, कॉर्पोरेट टीम्स के साथ काम करता हूं, और भी बहुत सारी अपनी टॉक्स में कहता हूं कि तीन चीजें हैं ETM, एनर्जी, टाइम, पैसा। अक्सर लोग सिर्फ पैसे को गिनते हैं, काफी बार टाइम को नहीं गिनते। अभी काफी लोग टाइम को गिनने लगे हैं, लेकिन एनर्जी को कभी गिनते ही नहीं है। आप सब लोग यहाँ सुन रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, टाइम भी लगा रहा हूँ, पैसा किसी का खर्च नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये दो चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप उनको ठीक से पकड़ लें तो आप इन सब तीनों रिसोर्सेज पर अच्छे से कमा पाएंगे, यूज कर पाएंगे और सेव कर पाएंगे। ये तीन चीजें क्या हैं, इसमें दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजें हैं नीड्स और डिजायर्स। आप दो चीजें नोट कर लें, नीड्स और डिजायर। नीड होती है आपकी जरूरत, और जो डिजायर होती है वो आपकी इच्छाएं। आपने काफी बार पढ़ा होगा कि जो जरूरतें हैं वो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, और जो ख्वाहिशें हैं वो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती।
तो जिंदगी में सबसे पहले आपको अपनी नीड्स पे काम करना है। अभी हो क्या रहा है कि कोरोना से पहले हम अपनी डिजायर्स में, अपनी इच्छाओं में इतने व्यस्त हो गए कि नीड्स पर कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया। और जब नीड्स पर कंप्रोमाइज करना शुरू किया तो आपकी जिंदगी पर बात आ गई। और जिंदगी पर बात इस कदर आ गई कि नेचर ने काफी बार समझाया आपको कि भैया ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो नेचर ने कहा चलो मैं अपने तरीके से बताती हूँ, और वो उसने बताया। तो आप ये समझ लें कि पहले नीड्स पे ध्यान रखें। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, आपकी डिजायर्स की लिस्ट लंबी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना नीड्स पे कंप्रोमाइज करें। कई बार आपने देखा होगा, आप घर से खाना लेके आते हैं और खाना खा ही नहीं पाते हैं, आप वो खाना वापस ले जाते हैं, वो आपकी नीड थी। कई बार आप मीटिंग में जाते हैं और मीटिंग में किसी का इंतजार कर रहे हैं, और इस कदर इंतजार कर रहे हैं तो आपको वॉशरूम जाना है, प्रेशर है, फिर भी आप कहते नहीं है मीटिंग में बुला नहीं ले कभी आदमी, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आप अपनी नीड्स पर ध्यान रखेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अच्छा काम कर पाएंगे। मेरे जितने भी सेशंस होते हैं, लोग कहते हैं कि सर अपने हमारे लोगों को ये सिखा दो। तो लोग सीखना चाहते हैं मैं सफल कैसे बनूं, मैं अमीर कैसे बनूं। अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पहले आप अच्छी जिंदगी जीना सीख लें, क्योंकि जिंदगी अच्छी होगी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे, और अच्छा काम कर पाएंगे तो अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, अच्छी जिंदगी जी पाएंगे तो और अच्छा काम कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है, आपका टाइम टेबल बनता ही नहीं है, आपका टाइम टेबल बिगड़ जाता है, घर वाले और बाहर के लोग सुनते ही नहीं हैं, वगैरह वगैरह, तो मैं आपको आज ये टूल देने वाला हूं कि टाइम को आप मैनेज ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल अपनी क्लिप में बताया था कि सूरज सुबह अपने आप निकलता है और अपने आप छुपता है, उसे कोई मैनेज नहीं करता, वो स्वतः ही होता है। तो आपके नरेंद्र मोदी जी के और अमिताभ बच्चन, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, उन सबके बीच में एक बात कॉमन है कि सबके पास 24 घंटे हैं केवल। वो भी अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं और आप भी यूटिलाइज करते हैं। देखना यह है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं और वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। आने वाले समय में सबसे महंगी करेंसी होगी टाइम। जो इस करेंसी को ठीक से इस्तेमाल करेगा, ठीक से यूज करेगा, वो धनी होगा, और जो इस करेंसी को ठीक से यूज नहीं करेगा वो गरीब होगा। आप ये बात अच्छे से समझ लें कि टाइम ही जीवन होगा। जैसे लिखते हैं जल ही जीवन है, तो टाइम ही आपकी करेंसी होने वाली है। अगर फिर भी आपको मैनेजमेंट शब्द बहुत प्यारा लगता है कि नहीं सर मैनेजमेंट अगर नहीं किया तो फिर क्या मैनेज किया, तो टाइम मैनेजमेंट की जगह आप दो चीजें ध्यान रखें। एक है प्रायोरिटी मैनेजमेंट, आपकी प्राथमिकताओं को प्रबंध करना, और दूसरा है डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, आपकी जितनी भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं जो आपको ठीक से काम नहीं करने देती, उनका मैनेजमेंट। तो आप अगर उनको मैनेज करेंगे तो टाइम को ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे। मैं प्रायोरिटी मैनेजमेंट का एक उदाहरण देता हूं। आपको एक समय में भूख भी लगी है, आपको नींद भी आ रही है, आपको वॉशरूम भी जाना है, और दरवाजे पर बेल भी बज रही है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि चलो पहले सो जाते हैं यार, उठ के फिर वॉशरूम करेंगे, फिर खाना खाएंगे, और फिर जो बेल बज रही है फिर उसे सुनेंगे। तो आप क्या करेंगे? पहले दरवाजे पर बेल को सुनेंगे, फिर आप वॉशरूम जाएंगे, फिर आप खाना खाएंगे, फिर आप सोएंगे। तो ये क्या था, आपने अपनी सभी चीजों को जो आपके हाथ में एक ही समय में आपकी प्राथमिकताएं थी उसका प्राथमिकीकरण किया, उसका प्रायोरिटी मैनेजमेंट किया। तो हम सब लोग क्या करते हैं, वो कि कभी भी कुछ भी करते हैं। जैसे अक्सर क्या होता है कि आप एक काम कर रहे हैं, अचानक कुछ चीज आई उसको छोड़ दिया, जो आपने टाइम टेबल बनाया था उसको छोड़ दिया। तो टाइम मैनेजमेंट की जहां तक बात है वो तो बचपन में आपने सीख लिया था, मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि आप टाइम मैनेजमेंट बचपन में कैसे सीख चुके हैं। तो आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज लिख लें अपनी जिंदगी में। आप कागज पर अगर कागज पेन लेकर बैठे हैं तो आप ये समझ लें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, और उन प्रायोरिटीज को लिख लें कागज पे। चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो अर्निंग है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, चाहे आपको कोई इवेंट करना है, तो वो सब आप कागज पे लिख लें कि मेरी प्राथमिकता क्या है, और उन प्राथमिकता को आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कागज पर आप प्राथमिकताएं लिख लें। दूसरे पेज पर आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस लिख लें, आपके व्यवधान क्या है, आपके विघ्न क्या है। आपके विघ्न जिंदगी में कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कई लोगों को व्हाट्सएप है, कई लोग अचानक कोई भी आता है उसको अटेंड करना शुरू कर देते हैं,
अचानक दिमाग में आया उसको पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जिंदगी में क्या क्या व्यवधान है, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लोग पैसा मांगने आते हैं, बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं जो करना नहीं चाहते फिर भी आपकी जिंदगी में आती है और उनको टाइम देते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक पानी का बहुत बड़ा टैंक है और उस टैंक के अंदर पानी भरना है। तो एक सीढ़ी लगाकर सब लोग पानी भर रहे हैं बाल्टी से उसके अंदर। तो अचानक एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया एक बार चेक कर लेते हैं, इतना पानी डाल चुके हैं, अभी कितना समय और लगेगा, कितना पानी और डालना है। तो जब उसको चेक किया तो चढ़ के ऊपर टंकी पता लगा पानी है ही नहीं। बोला हम पानी डाले जा रहे हैं और पानी है ही नहीं, कारण क्या है? तो जब उसका डायग्नोज किया गया तो पता लगा कि उस टंकी के अंदर छेद हैं और पानी वहां से बह रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप छेदों का मैनेजमेंट करेंगे या आप पानी का मैनेजमेंट करेंगे? तो आपकी जिंदगी में जो टाइम है वो है पानी और जो छेद है वो है डिस्ट्रैक्शन। तो आप हमेशा छेदों का मैनेजमेंट करेंगे, छेद बंद करेंगे। अगर आपने छेद बंद कर दिए, आपने अगर अपनी डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दी, तो आपके पास इतने सारा समय होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, बहुत सारा समय होगा। तो आपको अपनी प्रायोरिटी मैनेज करनी है और आपने अपनी डिस्ट्रैक्शन मैनेज करनी है। अगर आप दोनों मैनेज कर पाए तो आपको टाइम को मैनेज नहीं करना पड़ेगा। मैं काफी सारी मैनेजमेंट्स के अंदर काफी सारे सीनियर सीईओ, डायरेक्टर, बिजनेस ओनर्स को एक फॉर्मेट के थ्रू उनको सिखाता हूं। AFDT एक फॉर्मेट होता है। अगर किसी को सीखना हो तो मुझसे पर्सनली, मैं आखिरी में आपको अपना सेल नंबर, ईमेल आईडी दूंगा, वो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो एक साइंस है, वो समय लेती है, उसमें काफी सारी चीजें मुझे पूछनी होंगी, तब मैं आपको वो दे पाऊंगा। तो आपको करना क्या है? आपको अपनी फैमिली, आपके एंटरप्रेन्योर्स, आपके जितने भी चीजें हैं जहां जहां समय जाता है वो आपको लिखना है। और जब वो लिख लेंगे तो आप अपनी टाइम यूटिलाइजेशन पर काम कर पाएंगे। अब सेकंड चीज क्या है कि आप कई बार कहते हैं कि सर ये जो आप पढ़ाएंगे AFDT, इसके पैसे लेंगे या आप फ्री करेंगे? तो अभी राजेश जी पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है, तो मैं आप लोगों से ये बीच में पूछना चाहूंगा कि अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, तो जिनको सच में अच्छा लग रहा है, जबरदस्ती नहीं, तो वो लोग लिखें आई एम एंजॉइंग, आई एम एंजॉइंग, या आप हिंदी में आनंद भी लिख सकते हैं, केवल आनंद लिखें, क्योंकि आई एम एंजॉइंग लिखने में समय लगेगा, टाइम लग सकता है। आप आनंद भी लिखेंगे तो उतना काफी है। तो काफी सारे लोग लिख रहे हैं, कुंवर साहब ने लिखा है, रविंदर जी, मनीष जी, कमल जी, प्रेम जी, अंकुर जी, कांता जी, सुशील जी और विपिन जी, दीप जी, देवेंद्र जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर आनंदित हो रहे हैं इस बात से तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और राजेश जी तो बहुत सारी आनंद की व्यवस्था करते ही रहते हैं। तो मैं आपको एक टूल देने वाला हूं। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं इस बात पर कि आप 30-30 मिनट के 4 सेशन होते हैं मेरे, 30-30 मिनट के 4 सेशन होते हैं, और उन 4 सेशंस में आपको स्टेप वाइज मैं बताऊंगा कि आपने इन 4 सेशंस में कैसे काम करना है। तो मैं आपकी सबसे पहले प्रायोरिटीज की बात करूंगा, फिर आप जिंदगी में प्रायोरिटीज के बाद डिस्ट्रैक्शंस की बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक टूल दूंगा AFDT, उसके बाद उस टूल को बनवा के उस सारी चीजों को व्यवस्थित कराऊंगा। आप जिंदगी में जो भी कर रहे हैं और जो भी करना चाहते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि काश कि मैं ये कर पाता, अगर काश में जो लिस्ट आएगी हम उसको भी करेंगे, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जो आप सोचो और नहीं हो। आपका एक एक मिनट, एक एक एक्टिविटी जो कर रहे हैं और एक एक एक्टिविटी जो करना चाहते हैं, वो आप सब एक साइंस के जरिए से कर सकते हैं। और क्योंकि अभी जूम सेशन ही चल रहे हैं, सब जगह हम फिजिकली नहीं मिल पाएंगे, तो मैं आपको जूम पर ही 30-30 मिनट के 4 सेशन दूंगा। तो जो लोग ये सेशन लेना चाहते हैं वो मुझसे आखिरी में मेरी मेल आईडी पर लिख सकते हैं, मैं उनको पर्सनली कॉल करूंगा, उसके बारे में समझाऊंगा। और उन सेशंस में आपको मैं कमिट करता हूं कि आपकी 93% उन्नति, आपकी ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाएगी। 100% नहीं कह रहा हूं, 93%। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ये उन्हीं के साथ होगा जो सच में इसके लिए कमिटेड है। वरना अक्सर लोग क्या है, वो इंटरेस्टेड होते हैं। आपने कहीं पोस्टर देखा गाड़ी का, यार ऐसी गाड़ी लेने का मन है, ये आपका इंटरेस्ट है। आपने कहीं मकान की स्कीम देखी, अपने मित्र के घर गए कि यार मकान बहुत बढ़िया है, मैं भी ऐसा मकान लेना चाहता हूं, ये आपका इंटरेस्ट है।
आपने कहीं एक फिगर देखी, किसी का अच्छा शरीर देखा, तो आपने देखा कि मेरी ऐसी बॉडी होनी चाहिए, मैं ऐसी बॉडी बनाना चाहता हूं, ये आपका इंटरेस्ट है। लेकिन जब तक आप उसके लिए कटिबद्ध नहीं होंगे, प्रतिबद्ध नहीं होंगे, वचनबद्ध नहीं होंगे, अंग्रेजी में कहेंगे कि कमिटेड नहीं होंगे, तो वो नहीं होगा। अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है तो वो जाता है, सिर्फ आप कहीं फिल्म देखने जाते हैं तो जाते हैं, लेकिन एक जब फौजी जाता है तो वो कमिटेड होता है। आप देखिए कि हमारे देश में कितने सारे जवान इस समय काम कर रहे हैं, जैसे कि राजेश जी ने बताया, एक वीडियो भी दिखाया, तो मैं उन सबको नमन करता हूं, उन सभी अधिकारियों को, उन सभी कर्मचारियों को जो डटकर काम पे लगे हुए हैं। और कई डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जिनको खुद भी कुछ कोरोना हो गया, कई लोगों की इटली में 1-2 बार डेथ भी हुई है, लेकिन वो कमिटेड थे। एक फौजी को पता होता है कि मैं फौज ज्वाइन कर रहा हूं और जंग होगी तो मुझे जंग पर शहीद होना पड़ेगा, लेकिन उसमें उसको मजा आता है, उसे कहते हैं पैशन। मतलब पैशन एक इटालियन वर्ड से बना है, इसका मतलब है सफरिंग। मतलब आप कोई काम करके इतना मजा आता है कि उसमें दिक्कत भी होगी तो मैं उसे करूंगा, उसे कहते हैं पैशन। तो उस पैशन से जब आप लोग काम करते हैं, तो उन पैशनेट लोगों की, एक कमिटेड लोगों के वो 30 मिनट के 4 सेशन मैंने तैयार किए हैं, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और उसका नाम रखा है मैंने मोटू, MOTU, मास्टर ऑफ टाइम यूटिलाइजेशन। मतलब बैचलर नहीं कह रहा हूं, आप सीधा मास्टर बना रहा हूं मैं आपको। लेकिन देखना यह है कि आप ध्यान से बात करना कि क्या आप कमिटेड हैं उसके लिए। अगर कमिटेड हैं तभी आप उस पर मेरे पास बात कीजिएगा। कई लोग कहेंगे कि सर वो 4 सेशन 30 मिनट, उसमें एनर्जी, टाइम, पैसा, ये सब इन्वेस्टमेंट। तो आप ये देखिए, जहां तक एनर्जी टाइम का सवाल है वो आपको देखना है आपके लिए कितना जरूरी है। आप जहां तक पैसे का सवाल है तो वो सिर्फ कमिटमेंट चार्जेस ऐसे होंगे ना के बराबर, क्योंकि फ्री की चीज का कोई सम्मान नहीं होता। लेकिन मैं आपको, आप देखिए, अगर आप शेड्यूल से काम नहीं कर रहे हैं, अगर 1 साल बिना शेड्यूल के काम किया तो उसमें कितना नुकसान हुआ, और उस नुकसान का अगर आपने 1% खर्च करके आपने 93% कमा लिया, तो मैं समझता हूं कि आपसे बढ़िया कोई बिजनेसमैन नहीं है। और मैं फिर भी आपको एक फ्री टूल भी दे रहा हूं यहीं पर। काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर कुछ फ्री का भी तो दो, क्योंकि हिंदुस्तान में फ्री लोगों को जरूर चाहिए होता है कि 4 के साथ 1 फ्री, एक ये लेंगे तो इसके साथ फ्री। तो फ्री ये है कि आप पहले अपनी जिंदगी में जब स्कूल गए थे तो वहां टाइम मैनेजमेंट सीख चुके हैं। और टाइम मैनेजमेंट क्या है कि स्कूल में हर चीज के पीरियड होते थे। सुबह जाते थे, पहले प्रेयर करते थे, फिर पीटी करते थे, हम लोग उछलते कूदते थे। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स होते थे, 40 मिनट का एक पीरियड होता था, और उस 4 पीरियड के बाद एक रिसेस होती थी, खाना खाते थे, फिर 40 मिनट के पीरियड होते थे, फिर हम घर आकर होमवर्क करते थे। उस 40 मिनट के उस पीरियड में सिर्फ वही पढ़ते थे जिस चीज का पीरियड था। ऐसे ही अपनी जिंदगी में आप अभी भी पीरियड बना सकते हैं कि सुबह 1 घंटा मैं अपने शरीर पे लगाऊंगा, अपनी आत्मा पे लगाऊंगा, 1 घंटा नहाने धोने पे लगाऊंगा, और उसके बाद 1 घंटा मैं ऑफिस में जाने में लगाऊंगा, फिर 1 घंटा मैं अपनी टीम के साथ बैठूंगा, फिर 1 घंटा मैं मेल चेक करूंगा, फिर 1 घंटा मैं उन लोगों से बात करूंगा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बिजनेस मिलता है, जिनको कोटेशन दी हुई है, फिर 1 घंटा मैं उन लोगों से बात करूंगा जो मेरे वेंडर्स हैं, फिर 1 घंटा जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं मैं उनसे मिलना चाहूंगा। आप देखिए पीरियड बन गए। दिक्कत क्या आती है, आपका मन कहेगा कि यह बीच में जो लोग मिलना चाहते हैं उनका क्या करूं। तो इन सब सवालों का जवाब आपको, फिर जब आप टोल रोड पे जाते हैं टोल टैक्स देना पड़ता है। तो 30 मिनट के जो 4 सेशन है, आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको ये वचन देता हूं कि वो 30 मिनट के 4 सेशन के बाद ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आप करना चाहते हैं और नहीं हो रही है, सिर्फ इसलिए शेड्यूल नहीं है। आपकी कोई भी एक्टिविटी हर मिनट उसमें जुड़ा होगा, तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आपको दिक्कत हो। तो अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो आप उसको बीज बोना पड़ेगा, और वो बीज बोना से लेकर फसल होने तक वो एक प्रक्रिया है। मैं परसों कुछ 100 एंटरप्रेन्योर्स को कुछ एड्रेस कर रहा था, और उस एड्रेस के अंदर एक चीज बता रहा था कि आपके अंदर एक विश्वास, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ हमेशा रहे कि हर चीज एक प्रक्रिया है। मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं। मुझे आपसे बताया जा रहा है कि कुछ क्वेश्चन आंसर के समय रखेंगे, तो बिल्कुल रखेंगे। ये कहानी के बाद क्वेश्चन आंसर ही होंगे। एक बार अकबर बीरबल से बोले कि बीरबल तुम हमेशा ईश्वर की बहुत बात करते हो, तो मुझे ईश्वर के दर्शन करा दो, और आपके पास 10 दिन का समय है। अगर 10 दिन में आप ईश्वर के दर्शन नहीं करा पाए तो उसके बाद मुझसे ईश्वर की बात मत करना। बीरबल बोले ठीक है महाराज।
तो बीरबल जी गायब। 8 दिन हो गए, बीरबल जी को भी जवाब नहीं मिल रहा। हालांकि बीरबल हर चीज का जवाब दे पाते थे, लेकिन यहाँ पर जवाब नहीं देना था, यहाँ पर एक ऐसी चीज के दर्शन कराने थे जो दिखती नहीं है। अब ये इतने परेशान हुए कि फैमिली वालों ने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है साहब, बताइए। बोला कुछ नहीं। अब 10वां दिन से पहले 9वां दिन, एक ही दिन बचा है। तो बीरबल का पुत्र बोला, पिताजी ये बताइए, तो जब बताएंगे नहीं तो कैसे पता लगे, क्या पता हम मदद कर पाए। तो बीरबल ने सारी बात बताई अकबर की। तो पिताजी से बोले बीरबल के पुत्र की, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका जवाब तो मैं ही दे दूंगा, ईश्वर के दर्शन मैं ही करा दूंगा उनको। बोले अच्छा। कल अगले दिन निश्चिंत आराम से सोए बीरबल जी। सुबह 10वें दिन पहुंचे बीरबल और उनका पुत्र, सबको प्रणाम किया गया। और प्रणाम करने के बाद अकबर से बीरबल बोले, आपके सवाल का जवाब यानी कि ईश्वर के दर्शन तो मेरा पुत्र करा देगा। बोले अच्छा कराइए। तो पुत्र ने अपना अभिवादन किया महाराज को। बोले महाराज मुझे थोड़ा सामान चाहिए इसके लिए, ईश्वर के दर्शन कराने के लिए। बोले बताइए। बोले एक बड़ी कढ़ाई दूध की और उसमें पूरा भरा हुआ दूध, सिर्फ उतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने आदेश दिया कि एक कढ़ाई और कढ़ाई में भरा हुआ दूध लाया जाए। अब दूध ला दिया गया। अब ये बीरबल का पुत्र कभी इस कढ़ाई को नीचे से देख रहा है, कभी ऊपर से देख रहा है, कभी दाएं से देख रहा है, कभी बाएं से देख रहा है, और एक बार तो दूध के अंदर ही घुस गया, उछल कूद करने लगा। अकबर बोल रहा है ये बच्चा कर क्या रहा है, ईश्वर के दर्शन कराने की बात हो रही थी, ये तो उछल कूद कर रहा है, दूध को इधर से देख उधर से देख, दूध में कूद और ये कर वो कर। अकबर ने तंग आकर बोला बेटा तुम क्या कर रहे हो, ईश्वर के दर्शन कराने की बात हुई थी। बोला महाराज ये दूध के अंदर मक्खन नहीं दिख रहा है कहीं भी, मुझे बताया गया है कि दूध से मक्खन निकलता है और मक्खन कहीं दिख नहीं रहा है। बोला बेटा इस दूध को गर्म करते हैं, गर्म करके जमाते हैं, जमाने के बाद इसको बिलोते हैं, तब मक्खन निकलता है। बोला महाराज ऐसे ईश्वर के दर्शन है, बस आपको साधना और तप से अपने आप को जमाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एकांत में जाकर बिलोना पड़ेगा साधुओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, तब आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। आप सोच रहे हो कि यहाँ बैठे बैठे ईश्वर के दर्शन हो जाए। तो अकबर को मानना पड़ा। अकबर ने उसको पुरस्कार दिया कि बोला ये साधना करनी पड़ेगी, दूध को गर्म करना पड़ेगा पहले, फिर एकांत में रहना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, फिर ऋषि मुनियों के साथ रहना पड़ेगा, तब ईश्वर के दर्शन होंगे। तो इसी तरह से आपको जो भी जिंदगी में चाहिए वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, चाहे वो बच्चे का जन्म हो, चाहे बीज से लेकर और वृक्ष के फल फूल बनने तक की बात हो, तो एक प्रक्रिया है। तो जिनको 30 मिनट के 4 सेशन चाहिए, वहां पर मेरा नाम राकेश आर्य है। मोबाइल नंबर आप राजेश जी से ले सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी भी राजेश जी से ले सकते हैं, मैं उनको भेज दूंगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, जो भी नोट करना चाहें 9810719922, बाकी राजेश जी से ले लीजिएगा। और जो ईमेल आईडी है, मेरा नाम है राकेश RAKESH@rapidindia.org, RAPIDINDIA.org, इस पर आप लिखकर भेज सकते हैं। तो मैं आपसे स्वतः ही बात करूंगा। राकेश जी चैट बॉक्स में टाइप करके डाल दीजिए। राकेश जी चैट बॉक्स में टाइप करके डाल देता हूं मैं। हाँ एवरीवन कर दीजिए, सबको मिल जाएगा। और अब हम एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे। जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, डिजिटल हैंड रेज किया हुआ है, उनके क्वेश्चंस हम लेंगे। सबसे पहले ये प्रवीण गोयल जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रवीण जी अपना क्वेश्चन पूछिएगा। प्रवीण जी बताइए। चलिए, तो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं गोपाल शर्मा जी का। गोपाल शर्मा जी अनम्यूट कर दिया आपको, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गोपाल शर्मा जी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछना तो हैंड रेज मत कीजिएगा प्लीज। योगेश खत्री जी अनम्यूट कर रहा हूं मैं। योगेश खत्री जी, दिल्ली पुलिस। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ भी बड़ी दिक्कत है ये टाइम मैनेजमेंट की। बेसिकली मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हम कुछ प्लान कर भी लें कि हम इस शेड्यूल को इस तरीके से मैनेज करेंगे, तो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो इसमें सर मैं ये कहना चाहूंगा, आपको अपने शब्दों को बदलना होगा। कर नहीं पाते नहीं होता कुछ भी, आप करना ही नहीं चाहते, आप कमिटेड नहीं है। आपको कई बार ऐसे लगता है कि लोग बुरा मान जाएंगे। सर सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, फिर वो शेड्यूल ब्रेक हो जाता है सर। और एक उदाहरण दीजिए।
उदाहरण के रूप में सर, जैसे आज डिसाइड किया कि आज ऑफिस में जाके ये सब काम करने हैं, फिर डिप्लॉयमेंट करना है, ड्यूटी बनानी है, उसके बाद शाम को घर आके ये काम करने हैं, तो घर आते ही कोई नया काम रेडी होता है, वो प्लानिंग के हिसाब से हो नहीं पाता और नेक्स्ट डे उसे हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो सर जो मैं 30 मिनट के 4 सेशन दूंगा, उसका छोटा सा हिस्सा है, मैं आपको बताता हूं। आप जब भी कुछ प्लान करें अपना कार्यक्रम, तो आपके जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, जो आपकी जैसे ऑफिस के सीनियर्स हैं या इमीडिएट जूनियर टीम है, आई ऑल्सो कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड एंड विजिलेंस, सो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ, ड्यूटीज अचानक कुछ भी आ जाती हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको अपने कार्यक्रम, अपनी टीम को, अपने परिवार को बताने होंगे कि मैं ऐसे काम करना चाहता हूं, आपकी अगर कुछ प्रायोरिटीज हैं तो मुझे बता दो, मैं पहले समय आपको दूंगा, फिर अपने को दूंगा। जब उनको ये पता होता है कि उनका समय उन्हें मिलेगा, तो वो आपका समय आपको लेने देंगे। अक्सर होता क्या है कि हम कार्यक्रम बना के चुपचाप अपनी जेब में रख लेते हैं। जी। मेरी जो 8 से 9 की आज स्टॉक थी मेरे घर में, मतलब मुझे अलग से जगह दे दी गई है। मेरी माताजी को, मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को पता है कि भाई इनको 8 से 9 डिस्टर्ब नहीं करना। उनको जो चाहिए, उनको टाइम उनको दिया गया है, तो उनका टाइम उनको मिल जाता है, मेरा टाइम मुझे मिल जाता है। तो मैं चुपचाप कुछ नहीं करता, मैं अपनी टीम को भी बता के रखता हूँ ऑफिस में। मैं अपने वेंडर्स क्लाइंट्स को भी नोट्स लिखता हूँ, जिनकी मेल जाती है उनको भी बताता हूँ कि सर क्या मैं आपको शाम को 4 बजे बात कर सकता हूँ जी। तो हमें इंपॉर्टेंट अर्जेंट समझना है। देखो, आपकी जिंदगी में आप केवल एक ही व्यक्ति पे काम कर सकते हैं, वो आप खुद। आप किसी पे काम नहीं कर सकते, ये आप मानते हैं? यस सर, एब्सोल्युटली। आपको अगर आपको पता है कि मैं ही काम करता हूं, तो आप अपने आप से बात करो कि लोगों को क्या चाहिए। पहले लोगों को देखो क्या चाहिए, और आपने उनको अगर दे दिया तो वो आपको स्वतः ही वो दे देंगे जो आपको चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ विशेष चीजें हैं, तो आप मुझसे अकेले बात कर सकते हैं। नंबर मैंने डाल दिया, ईमेल डाल दिया है। बिना सेशन के भी मैं आपको बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि सेशन लेंगे तभी बात करनी है। आप मुझसे कभी भी बात करें। मैं मतलब भगवान ने मुझे जमीन पे भेजा इसलिए है, टू केयर, टू सर्व एंड इंस्पायर। अगला सवाल पूछिए जी। मनीष जी अनम्यूट करो। अनम्यूट है मनीष गोयल जी। नमस्कार जी राकेश जी, ये टाइम मैनेजमेंट है जो चाय पिलाई आपने, उसको क्या कहेंगे? सर इसको गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं हम। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अगला बोलिए। जितेंद्र गुप्ता जी। जितेंद्र गुप्ता आ जाओ भाई। ये जूम के बारे में बहुत लोगों को भ्रांतियां हैं, जिनको हम लिंक भेज रहे हैं उसमें कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर भी ये कह रहे हैं कि ऐप सेफ नहीं है। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मैं बोलता हूँ गुप्ता जी, मैं बोलता हूँ। भारत सरकार ने कल रात को C.DOT ने एक गाइडलाइन जारी की है, और सौभाग्य ये है भिवानी परिवार मैत्री संघ के हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रमोद शर्मा जी उस कमेटी के मेंबर हैं। कल उनसे 3.5 घंटे चर्चा हुई है रात को, और उन्होंने वो गाइडलाइंस हमको दी है। आज आप देख रहे हैं क्लास में कुछ अंतर है, आज क्लास ज्यादा डिसिप्लिन से चल रही है, क्योंकि हमने वो भारत सरकार की सारी गाइडलाइन के हिसाब से जूम को चेंज कर दिया है। अब जूम उतना फ्रीक्वेंटली हम आज नहीं चल रहा। आप देख रहे हैं हमने डॉक्टर जितेंद्र आडिया जी का सहयोग लेके, रजनीकांत का सहयोग लेके चेंज कर दिया है, और इसका जो नया वर्जन आया उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार बिल्कुल अवेयर है, और आप जूम को लेकर कोई भी प्रकार की चिंता ना करें। अगला सवाल। अगला सवाल मयंक जी का। मयंक जी आइए। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार सर। राकेश जी, आपने जो पॉइंट रेज किया कि जो मांगता है उसको वो दे दिया जाए, एक्चुअली ये जो समाज है या एक पूरा परिवार है या जिस लोगों से मिलते हैं, तो ये आकांक्षाएं लोगों को देते देते ही तो उसके बाद तो अपने पास कुछ बचने नहीं है ना। आप कह रहे हो जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए, और वही समस्या का जड़ है। एक्चुअली वही प्रॉब्लम है। जो लोग आपसे आपका समय, आपकी बातें, आपसे टाइम, आपसे सब कुछ मांगते हैं, अगर सबको मैंने सब कुछ देना शुरू कर दिया तो मेरे लिए तो कुछ बचना ही नहीं है। एक्चुअली मुझे ऐसा महसूस होता है। उसको क्या कहेंगे आप? तो मयंक जी, एक शब्द आपने सुना होगा, नेगोशिएशन। ये अगला सवाल, आपका सवाल बहुत सुंदर है, और ये सवाल आपने अगले लेवल का सवाल पूछा है। पिछले लेवल का सवाल था, उसका जवाब उस तरह दिया गया। अगर मैं आप मुझसे कहें कि राकेश जी मुझे आपसे 1 घंटा चाहिए, और आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता जो भी हैं, अगर मैं आपको बोलूं क्या पिताजी हम आज आधा घंटा बैठ सकते हैं, तो आप शायद कहेंगे ठीक है बेटा आज आधा घंटा ही दे दो। तो आपको देखना होगा कि उन लोगों को सच में कितना समय चाहिए।
एक होता है विवेक, आप अपने विवेक से उसको नेगोशिएट करेंगे, और विवेक से नेगोशिएट, विवेक के सही और गलत का जो आधार है वो दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारी कल्चर, कि हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का क्या कल्चर है। दूसरा होता है लॉ एंड ऑर्डर। आप अगर पुलिस वालों से जाके बोलोगे कि नेगोशिएट कर लो, वो नेगोशिएट नहीं करेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर पे नेगोशिएट नहीं हो पाएगा। लेकिन कल्चर में आप अगर बैठ के किसी से बात करें तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं प्यार से। इसके लिए मैं आपसे, अगर अकेले में बात करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे उदाहरणों से बताऊंगा और आप मानेंगे। हम सब लोग मानव हैं, और मानव को सबसे पहले दो चीजें चाहिए होती हैं, एक उनको कोई सुन ले, और दूसरा प्यार। तो अगर आप किसी को पूरा सुन भी लो ना, तो आप मानो कि आधा काम हो गया उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लेना, समय हो गया है। और अच्छा, जिसको मेरी सुनिए, जिसको पूछना हो, राकेश जी का सेल नंबर आपको शेयर कर दिया गया है, उनका ईमेल आईडी शेयर कर दिया गया है। टॉक टू राकेश जी। सबको स्विच ऑफ कर दो, सबका माइक्रोफोन ऑफ कर दो, और अब कल की सूचना दीजिए। कल का सेशन क्या होने वाला है, एक बार दिखा दीजिए सबको। जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं कल के सेशन के लिए। दोस्तों, कल हमारे बीच में डॉक्टर सुनील जोगी, पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी आएंगे, और कल का विषय है हंसना जरूरी है। हंसना जरूरी है, ये पोस्टर आपके सामने आ रहा है। और कल आप अपने परिवार के साथ में आइएगा। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि मेरी फेसबुक पर लोग मुझे फोन करते हैं, राजेश जी हमको लिंक नहीं है। मेरी फेसबुक पर मैं हर दिन पोस्ट डालता हूँ, लिंक डालता हूँ। आप वहां से उसको कॉपी पेस्ट करें, उसको शेयर करें, और अपने दोस्तों को बुलाएं। देखिए, आज अंबेडकर जी की जयंती है। अंबेडकर जी महात्मा बुद्ध को मानते थे। एक बात समझ लीजिए, महात्मा बुद्ध जब आखिरी सांस ले रहे थे तो शिष्यों ने पूछा कि आखिरी कोई संदेश दीजिए भगवान। तो बुद्ध ने एक बात कही थी, वो थी अप्पाम दीपो भव, अपने आप को दीपक बनाइए। दीपक ही वो होता है जो अनेक दीपक जला सकता है। ये क्लास आपको अच्छी लगती है, पर आप चुप होकर बैठे, आप औरों को तो नहीं बुला रहे। इस क्लास में बाकी लोगों के दीप भी जलने चाहिए, ज्ञान का दीपक सबको, सबके लिए हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे व्हाट्सएप को आगे भेजिए, मेरी फेसबुक पोस्ट को आगे भेजिए, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, अपने बच्चों को बुलाइए। कल मेरी पवन सिन्हा जी से लंबी बात हुई है, और उन्होंने कहा कि हम 3 घंटे का एक सेशन करेंगे, ओनली फॉर यूथ, ओनली फॉर किड्स, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए करेंगे। तो मैं लगातार आप लोगों के लिए कुछ नई नई चीजें सोच रहा हूँ। आपका सहयोग मुझे जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। मेरी फेसबुक की पोस्ट को जरूर शेयर करें। मेरा फेसबुक है कवि राजेश चेतन के नाम से, उसको आप शेयर कीजिए। कल हमने बुलाया था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। कल रात को 11 बजे उनका फोन आया। उन्होंने कहा, राजेश भैया ये टेक्नोलॉजी मुझे भागलपुर के लिए दीजिए। और आपको बताना चाहता हूं कि कल मैंने जूम की पूरी क्लास पूरे भागलपुर के लिए उनको बना के दी है। तो आप ये जो जूम की सर्विस चल रही है क्लास की, इसमें आप मेरा सहयोग करें, दीपक जलाएं, लोगों को ये बताएं कि हम क्लास करते हैं। कल डॉक्टर सुनील जोगी को सुनने के लिए आए। अब आप चैट बॉक्स में चले जाइए। एक अनुमान चाहिए मुझे, कल मैं 10 लोगों को लेकर आऊंगा, कल मैं 5 लोगों को लेकर आऊंगा, कल मैं 2 लोगों को लेकर आऊंगा। आप एक संख्या उसमें लिखिए कि मैं कल इतने लोगों के साथ आ रहा हूं। मुझे आपकी फिगर चाहिए, और वो कमिटमेंट चाहिए आपसे कि मैं कल 10 लोगों को लेके आ रहा हूं, 50 लोगों को लेके आ रहा हूं, 20 लोगों को लेके आ रहा हूं। ये लिखिए आप।